बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट कवर कर लिया, जिसमें हमने अल्कोहल, फिनोल और इथर में से फ़िनोल का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज फ़िनोल का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो देख लेते हैं एंड देन इथर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और आप लोगों को कामयाबियों से हमकिनार फ़रमाएँ और अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आमीन सुम आमीन। जी, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है सबसे पहले। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इसमें प्रोडक्ट बनता है जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं। और ये जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है, इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर एंड इट गिव टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। तो अगर तो फिनोल प्रेजेंट होगा तो फिर वाटर में टर्बिडिटी आ जाएगी ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के ज़रिए हम फिनोल की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। दूसरा टेस्ट है ऑल फिनोल्स इन वाटर और अल्कोहल गिव अ करेक्टरिस्टिक कलर रेंजिंग फ्रॉम वायलेट थ्रू ब्लू एंड ग्रीन टू रेड विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। अगर FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम फिनोल को डालते हैं या फिर अल्कोहल की मौजूदगी में, तो फिर हमारे पास जो फिनोल्स हैं ना, वो वायलेट से लेकर ब्लू तक कलर की एक रेंज देते हैं। और ये कलर जो है, द कलर डिवेलप्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड साल्ट्स। और ये कलर किस वजह से आता है? यहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड साल्ट्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कलर डिवेलप होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि फिनोल जो है वो वायलेट कलर देते हैं और क्रिसोल जो है वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, FeCl3 के एक्वस सोल्यूशन या अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ। तो ये सेकंड टेस्ट था। उसके बाद फिनोल के यूजेस देखें। फिनोलिक इथर्स प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स। नंबर 2, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक एस्पेरिन एंड पिक्रिक एसिड वगैरह जो हैं वो फिनोल से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इथर्स। इथर्स जो हैं ये भी वाटर के डेरिवेटिव हैं। वाटर का स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें R ग्रुप से, तो फिर आपके पास इथर आ जाता है। या फिर दोनों को AR ग्रुप से, एराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप से, या फिर एक को अल्काइल से और एक को एराइल से आप रिप्लेस कर दें, तो फिर आपके पास इथर्स आ जाते हैं। ठीक है, ROR हो सकता है इथर, AROR हो सकता है, या फिर AROAR हो सकता है। मीन के दोनों एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, एक अल्काइल एक एराइल, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। सिमेट्रिकल इथर्स में R1 और R2 दोनों सेम होंगे। अनसिमेट्रिकल इथर में R1 और R2 जो हैं वो सेम नहीं होंगे। मीन के जो दो ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं। जो अनसिमेट्रिकल इथर्स हैं, इनको एक और नेम भी दिया जाता है मिक्स्ड इथर्स। अनसिमेट्रिकल इथर्स को मिक्स्ड इथर्स का नेम भी दिया जाता है। इथर लिंकेज क्या होती है? दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन मौजूद हो तो इस लिंकेज को हम इथर लिंकेज कहते हैं। इथर का जनरल फार्मूला CnH2n+2O। ठीक है, ये इसका जो है H2n+2NO, ये जो है जनरल फार्मूला है इथर्स का, सिमिलर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मिलता जुलता है। शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं इथर्स। हमने आइसोमेरिज्म के टॉपिक में भी देखा था। यूज्ड एज एन एस्थेटिक एंड एज सॉल्वेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कॉमन नेम्स जैसे हम देते हैं ना, तो कॉमन नेम में आपके पास मिथाइल इथाइल इथर है, ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप, तो मिथाइल इथाइल इथर हो गया। और आयोपिक नेम अगर हम इसी कंपाउंड को दें तो ये आपके पास मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम हम किस तरह से देते हैं? जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल इथाइल इथर हो जाएगा। और आयोपिक नेम में हम मिथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया CH3O, और फिर इथेन आ गया मिथॉक्सी इथेन। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें तो कॉमन नेम हमारे पास इस कंपाउंड का आ रहा है जी इथाइल एन प्रोपाइल इथर। ये इथाइल ग्रुप है और ये एन प्रोपाइल, तो इथाइल एन प्रोपाइल इथर। और यहाँ पे अगर हम आयोपिक नेम देंगे तो इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन एंड CH3 लगा हुआ है तो इसको हम एनिसोल कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन एंड देन इथाइल ग्रुप है तो इसको फेनिटोल कहते हैं। तो ये नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखा करें, जो कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन इथर्स एंड एपोक्साइड्स। इथर्स एंड एपोक्साइड में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं।
और वाटर के अंदर अगर आप देखें तो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है HOH का। और अगर हम ईथर की बात करते हैं तो 110 डिग्री होता है। ईथर में जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल। और अगर एपोक्साइड्स की बात करते हैं तो एपोक्साइड में जो अगर हम कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये 61.5 डिग्री है। और अगर हम ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये होता है 59.2 डिग्री। उसके बाद बात करें अगर इनकी बॉन्ड लेंथ्स की तो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 147 पिकोमीटर और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है 144 पिकोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप याद कर लें, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, ईथर में 110 डिग्री होता है, एपोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 61.5 डिग्री और कार्बन के ऊपर 59.2 डिग्री। कार्बन बॉन्ड लेंथ एपोक्साइड में 147 पिकोमीटर और कार्बन ऑक्सीजन 144 पिकोमीटर। प्रिपरेशन ऑफ इथर्स की प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अल्कोहल से हम इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से किस तरह प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल हैलाइड के आप 2 मॉलिक्यूल ले लें और उनका आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। दोनों सिल्वर के एटम्स Ag2O है तो दोनों सिल्वर के एटम और दोनों ब्रोमीन मिलके AgBr बना देंगे 2 मॉलिक्यूल। और बाकी ये जो पार्ट है इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाना है तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा यहाँ पे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स की बात करते हैं कि अल्कोहल से हम इन्हें कैसे बनाते हैं। तो अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगी और इस तरह से आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आपके पास इथाइल अल्कोहल के 2 मोल हैं, इनका आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करें इनको तो दोनों इथाइल ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर एक सिमेट्रिकल अल्कोहल बना लेंगे और साथ में ईथर बना लेंगे और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ से मीन के वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया OH एंड H और ये दोनों बाकी पार्ट आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुई है अल्कोहल की। इस प्रोसेस में ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है अल्कोहल का, इसमें सिमेट्रिकल इथर्स हमें मिलते हैं एंड प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म SN2 होता है। सबस्ट्रेट जो है इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ये जो मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला, ये कमर्शियल मेथड है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर देन एट ईथर्स। ठीक है, देन टू ईथर में कन्वर्ट करना हो तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा और अगर हमने अल्कीन में कन्वर्ट करना है अल्कोहल को डिहाइड्रेशन से तो फिर हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट अल्कीन होगा। ठीक है, और पीछे हमने क्या लिया है, कंडीशन लिया है हमने 140 डिग्री सेल्सियस। तो लो टेम्परेचर पे ईथर बनेंगे और हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पे अल्कीन जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स आर नॉट फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में जैसा कि पहले बताया कि सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होगी, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर जो हैं वो नहीं बनेंगे। मिक्सचर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स आर प्रोड्यूस। इसके नतीजे में मिक्सचर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं विच आर टू डिफिकल्ट टू सेपरेट, और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट जी थर्ड हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। अल्कोहल को हमने ईथर में कन्वर्ट करना है, ये भी अल्कोहल से ही ईथर की फॉर्मेशन है। स्पेसिफिक नेम है रिएक्शन का, तो नेमिंग रिएक्शन हमें वैसे भी बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ठीक है, अल्कोक्साइड्स लेंगे हम या फिर फिनॉक्साइड लेंगे और उसका रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ या फिर अल्काइल सल्फेट के साथ या फिर अल्काइल सल्फोनेट के साथ करवाएंगे तो ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन दोनों में से अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड में से कोई एक लें और उनका इन तीनों में से किसी एक के साथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल सल्फेट या फिर अल्काइल सल्फोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर इस प्रोसेस में बनते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। जैसे कि हम यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। ठीक है, यानी कि अल्कोक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन। अल्कोक्साइड का आपने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है तो ईथर बन जाएगा। ये भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन सेंटर में, तो ईथर बन गया। और ये वाला सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन बाय अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, SN2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है हैलाइड आयन की बाय अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर अल्कोक्साइड आयन इज
derived from primary, secondary or tertiary, but the अल्काइल सल्फेट और अल्काइल सल्फोनेट मस्ट बी प्राइमरी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल इथर्स बनाने के लिए हम जो अल्कोक्साइड आयन लेंगे उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी किसी भी किस्म के अल्कोहल से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल सल्फेट है या अल्काइल सल्फोनेट है, उनका प्राइमरी होना बेहद ज़रूरी है या फिर उनके साथ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए टू मिनिमाइज कंपीटिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, ताकि एलिमिनेशन रिएक्शंस ना हो सकें। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि अनसिमेट्रिकल इथर्स की फॉर्मेशन करने के लिए अल्कोक्साइड आयन अगर जिस अल्कोहल से हम बना रहे हैं वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल सल्फेट या अल्काइल सल्फोनेट है, इनमें ये जो आर ग्रुप है ये आपके पास या तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए या फिर ये प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन रिएक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और ऑफ अल्कीन से भी हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। हम अल्कीन लेंगे और साथ में हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे और अल्कोहल लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट और यहाँ पे 2 है ब्रैकेट के बाहर और अल्कोहल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा RCH और कार्बन के साथ यहाँ पे OR प्राइम होगा। ठीक है, ये आप सेट कर लीजिएगा। और आगे जो है नेक्स्ट इस कार्बन के साथ HgO और आगे COCH3, ये है जी अल्कोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड, ये जो बना है अल्कोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड। ठीक है, एक कार्बन पे OR प्राइम और दूसरे पे HgOCOCH3। ठीक है, अल्कोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो अल्कोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड है यहाँ से भी आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या फिर किसी बेस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मीन के ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। एडवांटेज इसका ये है कि कोई कंपटीशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें नहीं होता और हर तरह के ईथर की फॉर्मेशन इक्वली हो सकती है विद बल्कि अल्कोहल जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल वगैरह हैं। मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसीटेट गिव्स अ बेटर यील्ड, मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसीटेट जो है उसका ये आपको फार्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम अगर यूज़ करते हैं सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल के साथ तो ज़्यादा अच्छी यील्ड हमें ऑब्टेन हो सकती है। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और हाईली इनफ्लेमेबल है ईथर। लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इथर्स के, मेल्टिंग पॉइंट क्लोज टू करस्पेंडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर बट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, लेस डेंस देन वाटर हैं एंड स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, फ्रीली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फ्रीली सोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इथर्स की, क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स हैं, रिलेटिवली इनर्ट हैं टू मैनी रिएजेंट्स, सस्केप्टेबल टू अटैक बाय फ्री रेडिकल्स। ठीक है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल हैं और इनर्ट हैं लेकिन फ्री रेडिकल अटैक जो है इन पे हो सकता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और इथर्स जो हैं वो हेलोजन के साथ मिलके इस तरह जो है सब्सटीट्यूटेड इथर जो है वो बना देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है C2Cl5 यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन जो है उन्होंने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन तो 5 क्लोरीन जो हैं वो हाइड्रोजन की जगह पे आ गए। अगर हम अंधेरे में करते हैं रिएक्शन इन डार्क हेलोजिनेशन अकर्स एट ओनली अल्फा कार्बन एटम, तो हेलोजिनेशन का रिएक्शन सिर्फ अल्फा कार्बन एटम पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन एटम्स हैं तो इन्हीं पे जस्ट क्लोरीन जो है उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इन डार्क। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट्स। ऑक्सोनियम साल्ट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जो इथर्स हैं दे बिहेव्स एज वीक बेसिस रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो इथर्स हैं वो वीक बेसिस के तौर पे बिहेव करते हैं और कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ जैसे HCl और H2SO4 वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट करके ऑक्सोनियम साल्ट्स बनाते हैं और ऑक्सोनियम साल्ट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, रेडिली क्लीव्ड और उनमें क्लीवेज हो जाती है। ठीक है, इथर का HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो ऑक्सोनियम साल्ट बनेगा, देन उसमें क्लीव होगी, क्लीव टू अल्कोहल और
हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। ये है जी आपके पास डाइथाइल ईथर, जहाँ पे HCl है। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये इसके दोनों इथाइल ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन ये एज सच आपका आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो H हाइड्रोजन है ये इसके साथ लगेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो क्लोरीन है ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे Cl नेगेटिव। ये आपके पास एक साल्ट बन गया। इसमें क्लीवेज होगी क्योंकि ये अनस्टेबल है, और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH और साथ में C2H5Cl, यानी कि ये वाला पार्ट अलहदा हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलहदा हो जाएगा, तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी फाइनली। उसके बाद जी नेक्स्ट है नंबर 3, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है ईथर का। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम हीट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। देन वाटर ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। मोस्ट इफेक्टिव जो है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा और अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है देन अल्कोहल जो है, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है अल्कोहल, वो अल्कोहल पे प्रोडक्ट नहीं, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, बल्कि अल्कोहल फर्दर अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल जो फर्दर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड और वाटर बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है उसमें ईथर ने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके वाटर और अल्काइल हैलाइड बनाया है। इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर्स स्मॉलर अल्काइल ग्रुप गोज टू अल्काइल हैलाइड। अगर मिक्स्ड ईथर ले रहे हैं हम स्टार्टिंग में तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसने अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद जी ऑटो ऑक्सीडेशन है, और ऑटो ऑक्सीडेशन जो है ये एक स्लो ऑक्सीडेशन होती है किसी भी कंपाउंड की इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एयर एलिफेटिक ईथर्स फॉर्म पैरोक्साइड्स। अगर एयर के साथ काफ़ी देर तक इनका कांटेक्ट रहे ईथर्स का तो पैरोक्साइड्स बना देते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ईथर का जो है अगर आप हवा की मौजूदगी में रख छोड़ते हैं ज़्यादा देर तक तो फिर जो है ये पैरोक्साइड्स बनाते हैं ऑफ डाइथाइल ईथर। ये आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है पैरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर, तो ये पैरोक्साइड बन गया डाइथाइल ईथर का। उसके बाद जी जीसल मेथड है, क्लीवेज है, ये भी अल्काइल ईथर का जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनेंगे। और जो आपके पास CH3I है यानी मिथाइल आयोडाइड है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और इथाइल अल्कोहल के साथ फर्दर इसका रिएक्शन करवाएं तो फिर आपके पास ईथर बनेगा इथॉक्सी मीथेन, और साथ में सिल्वर आयोडाइड और HNO3 यूज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स। और इसको यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स का पता लगाने के लिए। मेन बात जो इस मेथड में याद रखने वाली है वो ये है कि जो जीसल मेथड है ये एक क्लीवेज का प्रोसेस है और इसमें नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स को पता लगाने के लिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है कि कितने मिथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो यहाँ से ROH बना और CH3I, तो ये एक CH3I जो है यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। फिर अगर हम CH3I का फर्दर सिल्वर नाइट्रेट और इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो ये एक ईथर बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड और नाइट्रिक एसिड बनेगा। Crown ethers, cyclic polyethers having 4 or more oxygen in a ring of 12 or more atoms। क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? साइक्लिक पोलीथर्स होते हैं जिनमें 4 या ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स हो सकते हैं एक रिंग के अंदर, और रिंग जो है वो 12 या 12 से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नंबर जो है जो क्राउन ईथर्स हैं उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो शो करता है रिंग साइज़ को और सेकंड नंबर शो करता है नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स को। जैसे कि एक क्राउन ईथर के नेम की एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है 12 क्राउन 4। तो 12 क्राउन 4 में ये जो 12 है ये शो कर रहा है रिंग साइज़ को कि टोटल जो रिंग है वो 12 एटम्स पे मुश्तमिल है, और सेकंड जो नंबर है वो ऑक्सीजन एटम्स को शो कर रहा है कि उस रिंग के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं जैसा कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। तो याद रखना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो रिंग के साइज़ को शो
करता है, और सेकंड नंबर जो है वो ऑक्सीजन एटम की तादाद बताता है। ये साइक्लिक एक टेट्रामर का स्ट्रक्चर है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। 18 क्राउन 6 में अगर आप देखें तो 18 रिंग का साइज़ है और 6 जो है उसमें ऑक्सीजन एटम्स हैं। साइक्लिक हेक्सामर है ये, ठीक है। 6 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं उतना ही वो यूनिट्स कंबाइन हुए हैं, तो इट्स मीन कि 6 ऑक्सीजन एटम हैं तो 6 यूनिट कंबाइन हुए हैं, तो ये हेक्सामर है। रिपीटिंग यूनिट जो है इनमें OCH2CH2 है, जो आपको स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा है हेक्सामर का। तो इसमें OCH2CH2 रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं ऑक्सीजन एंड CH2CH2, देन ऑक्सीजन एंड CH2CH2, देन ऑक्सीजन CH2CH2। तो ये सारे जो है रिपीटिंग यूनिट OCH2CH2 है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एज अ पेरेंट अल्कोहल लेंगे और फिर आपके पास ये फॉर्मेशन होगी स्ट्रक्चर की। इसमें जो कैविटी है पोलर रीजन होती है, जो इसमें कैविटीज़ होती हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स कैन सॉल्वेट अल्कली मेटल आइंस। और कैविटी के जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन जो मौजूद हैं वो अल्कली मेटल आइंस को सॉल्वेट कर सकते हैं। आउटर सरफेस जो है वो नॉन पोलर होती है इस स्ट्रक्चर की। दीज आर वैल्यूएबल फॉर देयर एबिलिटी टू काज आयनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं फॉर देयर एबिलिटी टू काज आयनिक कंपाउंड्स टू डिज़ोल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स को नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिज़ोल्व करा सकते हैं। दैट इज़ पोटाशियम फ्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है एंड इज़ इनसोलुबल इन बेंजीन अलोन बट डिज़ोल्व्स इन इट व्हेन 18 क्राउन 6 इज़ प्रेजेंट। अगर 18 क्राउन 6 की प्रेजेंस में पोटाशियम फ्लोराइड को हम बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि K पॉजिटिव इंटरेक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ल्यूइस एसिड, ठीक है, और ल्यूइस बेस कम्प्लेक्स, ल्यूइस एसिड बेस कम्प्लेक्स बनता है और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेन बात याद रखने की ये थी कि क्राउन इथर जो हैं वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स को जो आपके पास दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर डिज़ोल्व करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास THF आ जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सैचुरेटेड साइक्लिक इथर होता है ये भी THF, ऑब्टेन्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फ्यूरेन, और फ्यूरेन की कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से इसे बनाया जाता है। एंड एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4-ब्यूटाडायोल, कमर्शली हम इसे एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4-ब्यूटेन डायोल से बनाते हैं। पॉइजनस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 66 डिग्री सेल्सियस है, मिसिबल विद बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यूज एज सॉल्वेंट एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66 ये यूज़ होता है, एंड 1,3-ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। डायोक्सेन्स क्या होते हैं? साइक्लिक इथर्स होते हैं हैविंग 2 इथर ग्रुप्स। डायोक्सेन्स होते हैं साइक्लिक इथर जिनमें 2 इथर ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि आपको सामने नज़र भी आ रहा है। उसके बाद जी पॉलीथर्स आ जाते हैं। पॉलीथर कंटेंट सेवरल इथर फंक्शंस यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। पॉलीथर्स को एज एन एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक का मतलब, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ, तो ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिक टू इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, तो इस वजह से ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होती हैं। सिंस 1950 पॉलीथर्स आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। 1950 से इन्हें जो है वो एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ जैसे मोनिनसिन जो है इट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस। मोनिनसिन जो है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल आयन के साथ। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनिनसिन आर एडिड टू पोल्ट्री फीड टू किल पैरासाइट्स दैट लिव इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ चिकन्स। चिकन्स के इंटेस्टाइन्स के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, उनको मारने के लिए मोनिनसिन को थोड़ी अमाउंट में उनकी फीड में डाला जाता है। कंपाउंड सच एज मोनिनसिन्स एंड क्राउन इथर्स दैट अफेक्ट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट आर रेफर्ड एज आइनोफोर्स। आइनोफोर्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये मेटल आयन की ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कि पीछे डिसोल्यूशन की बात की हमने कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते तो उनको डिज़ोल्व करने के लिए भी क्राउन इथर्स, पॉलीथर्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। तो ये आयंस की जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से इनको आइनोफोर्स भी कहते हैं, क्राउन इथर्स को भी और पॉलीथर्स को भी, ठीक है। कंपाउंड सच एज मोनिनसिन एंड क्राउन इथर्स दैट इफेक्ट मेटल आयन ट्रांसपोर्ट आर रेफर्ड एज आइनोफोर्स। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स नॉट एसोसिएटेड एज रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव एब्जॉर्प्शन। ऐसे अल्कोहल जो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, नॉट एसोसिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव एब्जॉर्प्शन एट OH स्ट्रेचिंग इन द रीजन। तो वो OH स्ट्रेचिंग की एब्जॉर्प्शन देते हैं 3580 3580 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 3580 to 3650
250 सेंटीमीटर इनवर्स। इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, अगर इन केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है देन ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रीजन। अब वहाँ पे जो है ना आपके पास 3580 टू 3650 था रीजन, जहाँ पे 3230 टू 3550, तो यहाँ पे रेंज जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वाइल इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3420 टू 3590, यहाँ पे रेंज थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखें। प्राइमरी अल्कोहल जो है उनकी CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1050 सेंटीमीटर इनवर्स है, सेकेंडरी की 1100 है और टर्शरी की 1150 सेंटीमीटर इनवर्स। ईथर शो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग इन 1050 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज, एंड IR stretching of phenols is 3200 to 3600 centimeter inverse for OH like ROH, 1230 centimeter inverse CO, and 1300 to 1400 centimeter inverse 1300 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर OH बेंडिंग। ठीक है, तो ये याद रखें। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना पिछला सिलेबस कवर कीजिए और MCQs की प्रैक्टिस किया करें किसी भी बुक से। आप FSC की बुक्स से कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस की बुक्स मिलती हैं काफ़ी सारी, वो ले लें, वहाँ से प्रैक्टिस करें। किसी भी चैप्टर को आप प्रैक्टिस किए बगैर फिनिश ना करें। पहले जो है वो थ्योरी को कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो है MCQs की प्रैक्टिस हर हाल में करें, ताकि जो है ना आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।